बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल के बाहर एक दरवेश बैठा होता। सब लड़कियां उस दरवेश को अपना हाथ दिखाती और दरवेश बताता कि कब शादी होनी है। मैं भी एक दिन उस दरवेश को हाथ दिखाने गई। वो कहने लगा, तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं है। मैं घबरा गई। उसने कहा, अगर शादी करवाना चाहती हो तो कल शाम को मेरे आस्ताने पर आ जाना। अगले दिन मैं वहां चली गई और उस दरवेश ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी रूह लरस गई और एक राज बताया जिसे सुनकर मैं बेहोश हो गई। क्योंकि मेरा नाम मीरा है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी चाची के साथ रहती थी और मेरी चाची बड़ी ही जालिम औरत थी। दिन रात मुझसे ही सारे घर के काम करवाती थी, लेकिन बाकी रिश्तेदारों को ये दिखाने के लिए कि मैं उसका बड़ा ख्याल रखती हूँ, मेरा भी दाखिला करवा दिया। और उसके पीछे भी उसकी एक बहुत बड़ी चाल थी। कहती थी कि लड़की पढ़ लिख जाएगी तो कोई 10-20 हज़ार की नौकरी करेगी तो वो पैसे भी मेरे हाथ में आ जाएंगे और घर के काम भी इससे करवाया करूँगी। मेरी जिंदगी अज़ाब हो चुकी थी। माँ बाप इस दुनिया से क्या गए, सारा कुछ ही खत्म हो गया था। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। शक्ल सूरत की खूबसूरत थी। चाची का शुक्र है कोई बेटा नहीं था, नहीं तो वो अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा देती और मेरी सारी जिंदगी इसी घर में कैद हो जाती। अभी ये तो तसल्ली थी कि मेरी शादी करवाई जाएगी और मैं इस घर से निकल जाऊंगी। मेरी उम्र 15 साल थी और मैं मैट्रिक में थी। मेरी इस हालत के बारे में मेरी सारी दोस्तों को भी पता था। वो लोग भी मेरे बारे में काफ़ी परेशान रहती थीं और कहती थीं कि तुम्हारी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। यहाँ से जाती हो स्कूल से थकी हारी और घर के काम करने पड़ते हैं। जब मैं घर जाती और चाची से कहती कि खाना मिल जाएगा तो कहती कि खाना बनाऊंगी तो खाऊंगी ना। स्कूल से जाते ही मुझे सबसे पहले खाना बनाना पड़ता। फिर खाना खाकर मैं बर्तन धोती, घर साफ करती और कपड़े शाम के लिए पहले से ही पड़े होते। रात को कपड़े इस्त्री करती थी और फिर आधी रात को बैठ के पढ़ाई करती थी। हमारे स्कूल के आगे एक बूढ़ा दरवेश बैठा होता था जिसने एक छोटा सा आस्ताना बना रखा था। उसकी उम्र शायद 40 साल होगी। उसके साथ ही एक दर्जी की दुकान भी थी और वो साइड पर बैठा होता था। सब तो कहते थे कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है, जो भी बात बताता है वो सच हो जाती है। लड़कियां उसको अक्सर अपना हाथ दिखाया करती थी, लेकिन वो हाथ देखने के 100 रुपये लेता था। मेरे पास कभी 100 रुपये जमा ही नहीं हुए जो मैं अपना हाथ दिखा पाती, वरना सबसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे ही थी कि ये जानने की कि मेरी किस्मत में क्या होने वाला है। हमें ईद की छुट्टियां हो गई और छुट्टियों के बाद जब हम वापस आए तो मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे तो इतनी सारी ईदी मिली है। दूसरी ने कहा कि मुझे भी मिली है। जब मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा, मुझे किसने देनी थी। एक दूर पार के मेरे मामू हयात हैं, लेकिन जब वो आए और उन्होंने मुझे 500 रुपया दिया तो वो भी मेरी चाची ने मुझसे छीन लिया। मेरी दोस्तों ने कहा कि तेरी चाची को अल्लाह करे मौत आ जाए। सब मिल के उसे बद्दुआएं देती थी। फिर भी मेरी चाची को कुछ नहीं होता था। वो भी उस उम्र में भी अपना बहुत ख्याल रखती थी। दिन रात फ्रूट खाती रहती थी। एक टाइम का खाना नहीं खाती थी। उस टाइम में सिर्फ फ्रूट खाती थी। उसको अपनी बड़ी फिक्र थी। और हम यहाँ थे 15 साल की उम्र में। हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि पता नहीं जिस्म के अंदर खून ही नहीं है। हमने प्लान बनाया कि उस दरवेश को सब अपना हाथ दिखाएंगे और जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे भी हम दे देंगे। हमें काफ़ी सारी ईदी मिली हुई है, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी खुश हो गई और खुशी खुशी उस पीर बाबा के पास चले गए। उसने बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, अजीब सी शक्ल थी। देखता था तो ऐसा लगता था जैसे अंदर से हड्डियां भी गिलने का, कि कितनी हड्डियां हैं हमारे अंदर। पहले मेरी एक दोस्त ने हाथ दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हारी पसंद की शादी होगी। वो कहने लगी, इतनी मेरी अच्छी किस्मत कहाँ। बाबा जी, मेरे घर वाले तो बड़े तंग ज़हन हैं।
उन्होंने कहा कि तुम्हारी पसंद की शादी होगी, तुम देख लेना। दूसरी लड़की का हाथ दिखाया तो उसको भी उसने कुछ ऐसी ही बातें की कि तुम्हारी शादी होगी तो घर वालों की मर्जी से, लेकिन लड़का तुम्हें पसंद होगा। दरअसल लड़कियां शादी के बारे में ही पूछ रही थी, इसलिए वो शादी की बातें ही बता रहा था। फिर मेरी बारी भी आ गई। उसने मेरा हाथ देखा तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। बाकी लड़कियों को फौरन सब बता दिया था, लेकिन मेरे हाथ पर उसकी बोलती बंद हो गई। पहले तो हम सब मजाक के मूड में थे, अब हम सब भी संजीदा हो गए कि पता नहीं क्या मसला है, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब थी। उस दरवेश ने अचानक से एक ठंडी सांस ली और फिर कहा कि बेटी तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या मतलब मेरी किस्मत में शादी नहीं है? क्या मेरी शादी नहीं होगी? तो उसने कहा कि हाँ तुम्हारी शादी नहीं होगी, और उसके बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बड़ी हैरान हुई, मेरी दोस्त भी हैरान रह गई। जब हम वापस आए तो उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा कि ऐसे ही झूठ बोलता है। मैंने कहा कि लेकिन तुम लोग तो कह रही थी कि इसने जिसके बारे में जो भी बताया वो हमेशा सच ही हुआ है। तो सब कहने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। और फिर देख लो उसने साइमा को कहा कि उसकी पसंद की शादी होगी, लेकिन ये तो किसी को भी पसंद नहीं करती है। जब हमने साइमा की तरफ देखा तो उसने ना में सर हिलाया। हमने कहा कि क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुमने कुछ छुपाया है। उसने कहा कि दरअसल मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ, और अगर वो हमारे घर रिश्ता भेजे तो मेरी माँ फ़ौरन हाँ कर देगी। हम रोज़ बातें करते हैं फ़ोन पर। सबसे पहले हमने साइमा को कोसा कि उसने हमें ये बात आज तक क्यों नहीं बताई, और उसके बाद तो वाकई हम सब हैरान रह गए। इसका मतलब कि दरवेश की बात बिल्कुल सच थी। इसका मतलब मेरी ज़िंदगी में शादी नहीं होने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि शायद मेरी सारी ज़िंदगी मेरी चाची के घर बर्तन धोते ही गुजर जाएगी। मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी दोस्तों ने मुझे तसल्ली दी। अगले दिन मेरा स्कूल जाने का मूड नहीं था, लेकिन अगर घर बैठ जाती तो मेरी चाची कहती आज छुट्टी है, चलो घर के कपड़े धो लो या सारे बर्तन शोकेस से निकाल के साफ़ कर दो, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी वो कोई बड़ा काम निकाल देती थी। इसलिए चुपचाप चली गई। स्कूल में भी दिल नहीं लगा तो एक साइड पर बैठ गई और बहाना कर दिया कि पेट में दर्द है। बस सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। एक हफ्ते बाद ही मेरी चाची के साथ मोहल्ले की कोई औरत बैठी थी और कहने लगी कि 16 साल की होने वाली है ये, तूने इसकी शादी नहीं करनी? तो मेरी चची ने कहा कि इसकी शादी मैंने क्यों करनी है? इसकी शादी करूँगी तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसको पढ़ाया है, लिखाया है, कोई ना कोई काम करेगी ये। इसकी शादी तो मैं कभी नहीं करूँगी। चाची ने यकीन से कहा कि मैं हैरान रह गई। लेकिन जब मैं चाय रखने गई तो चाची ने अचानक से अपनी बात बदल दी और कहने लगी कि कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो शादी करेंगे ना, आजकल के हालात तो तुम्हें पता हैं। फिर बिन बाप और माँ की बच्ची है, अगर किसी गलत इंसान से इसकी शादी कर दी तो कल को इसके माँ बाप को मैंने आखिरत में मुंह दिखाना है। वो कहेंगे कि हमारी बेटी के साथ क्या किया। बस तुम कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, फिर मैं अपनी प्यारी बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। जब मैं वहाँ से चली गई तो फिर से मेरी चाची के अल्फाज बदल गए। कहने लगी कि खबरदार इसकी शादी की बात की तू। वो नजमा को भी समझाओ कि मेरे पास कोई रिश्ता ना लेकर आए, मुझे नहीं करनी इसकी शादी। बस मुझे यकीन हो गया था कि मेरी ज़िंदगी इसी घर में ख़त्म हो जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी अपनी चची की नौकरानी बन के गुजार दूंगी। कल को अगर कोई पैसे भी कमाने लगी तो वो भी मेरी चची मुझसे छीन लेगी। मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मेरा कज़न था जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी, जो मेरे दूसरे चाचू का बेटा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगा शायद वो मेरी मदद करेगा। उसकी बहन के साथ मेरी दोस्ती थी। मैंने बातों बातों में ये बात उस तक पहुंचा दी, लेकिन उसने जब मुझे बताया कि ऐसा नहीं हो सकता तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने कहा कि भाई तो किसी और को पसंद करता है, सारा दिन और सारी रात उससे फ़ोन पर बातें करता रहता है। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारे बारे में बात करते तो शायद हमारे घर वाले फ़ौरन मार जाते।
लेकिन मसला ये नहीं है, मसला भाई का है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और कहता है कि उसी से शादी करूँगा। हम क्या कर सकते थे, हम तो बहुत परेशान थे। मैंने अपनी कज़न को कहा कि तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा, मुझे तो बस इस घर से निकलना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन शायद मेरे लिए किस्मत कोई आसानी करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। मेरे एक मामू जिंदा थे, लेकिन वो भी 3 में थे ना 13 में। उनके घर में उनकी अपनी इज्जत नहीं थी क्योंकि वो शराबी थे। उनके बच्चे उनको खुद कुछ नहीं समझते थे, तो वो मुझे कैसे अपने घर ले जा सकते थे। लेकिन कभी कभी आ जाते थे तो उनको यही कहती थी कि सब कुछ ठीक है। उनको सारी कहानी सुनाकर क्या मिलना था। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते थे तो बंदा हाले दिल उसको बताए जो कोई मदद भी कर सके। पर एक दिन स्कूल जाते हुए उस दरवेश के साइड पर जो बोर्ड लगा था उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था कि ना सिर्फ लोगों के हाथ देखता है बल्कि लोगों के मसले मसाइल भी दूर करता है। शादी की बंदिश को ख़त्म करवाएं। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, अगर इसको पता चल गया कि मेरी शादी कभी नहीं होगी तो उसको ये भी तो पता होगा कि फिर इसका हल क्या करना है। लेकिन हल करने के भी तो वो पैसे ही लेता होगा, और फिलहाल मेरे पास तो पैसे नहीं थे। पर बात करने में क्या जाता था। अगर कहता कि थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो अपनी दोस्तों से उधार लेकर मैं ये काम करवा सकती थी। इसलिए उसे बात करने के बारे में सोच लिया और ये भी सोच लिया वो भी मैं ज़रूर बात करूँगी। लेकिन जिस दिन मैं उसके आस्थाने पर जाने का सोचा उसी दिन मैंने देखा कि मेरी चाची साथ वाले दर्जी की दुकान पर बैठी थी। मैं हैरान हो गई और वहाँ से पलट गई। दरवेश ने भी मुझे देख लिया कि ये पलट गई है, क्योंकि मैं चाची के सामने वहाँ पर नहीं जा सकती थी। उसको पता चल जाता तो वो कहती कि तेरा यहाँ पर क्या काम है, कहीं तो मुझ पर जादू तो नहीं करवा रही। क्योंकि मेरी चाची को ऐसी बातों पर बहुत यकीन था, इसलिए मैंने सोच लिया कि आज ये काम नहीं हो सकता, और मैं उल्टे कदमों वहाँ से वापस पलट गई। उसने मेरी जिस दोस्त को ये कहा था कि तुम्हारी पसंद की शादी होगी, उसने अपने उसी कज़न को कहकर अपने घर रिश्ता भिजवा लिया था और उसकी मंगनी भी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और कहने लगी कि इसकी बात तो वाकई सच थी। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ अरसे के बाद मुझे मेरे मामू ने कहा कि मुझे मेरा बेटा बाहर के मुल्क बुला रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरी सोहबत भी ख़राब है और मैं यहाँ पर कोई काम भी नहीं करता, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मामू का ही तो मुझे सहारा था। जैसे भी थे मुश्किल वक्त में मैं उनको पुकार सकती थी। वो मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे और उसके बाद मुल्क के बाहर चले गए। उसी दिन चची को मैंने किसी से फ़ोन पर बातें हुए करते सुना कि इसके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है, जो मैं चाहूँगी वही होगा। आजकल तो पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाने के लिए तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। मुझे किसी की परवाह नहीं, कौन सी अपनी औलाद है। बात तो मेरे बारे में ही हो रही थी, लेकिन बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर मुझे मौका मिल ही गया उनमें से उस दरवेश के पास, और मैंने उसे बताया कि ये मसला है मेरे साथ और आपने कहा था कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि शादी ही वाहिद ज़रिया है इस घर से निकल जाने का। उसने मुझे कहा, ठीक है, मैं एक तोड़ कर दूंगा जिससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन फिर तुम्हें उसके लिए शाम पर मेरे दूसरे आस्थाने पर आना पड़ेगा, जो मेरा असल आस्थाना है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही बैठता हूँ। मैंने उसको कह दिया कि मैं शाम को आ जाऊँगी, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा डर था। घर से निकलना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे निकलना था तो फिर ऐसे ही निकलना था कि जब मैं वापस आती तो मेरी चची को ये बात ज़रूर पता चल जाती कि मैं कहीं गई थी। लेकिन कोई भी झूठ बोल सकती थी कि किसी दोस्त के घर चली गई थी, कोई किताब रह गई थी और अगले दिन का उसका टेस्ट था, इसलिए जल्दी में किताब लेने भाग गई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। ऐसे कहीं पे जाना किसी के बुलाने पर। फिर मैंने सोचा कि वो पीर मेरे बाप की उम्र का है और उससे सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया, उसका आस्थाना है, वहाँ पर और भी लोग आते होंगे। जाके देखूंगी, अगर वो कोई और ना हुआ तो रास्ते से वापस आ जाऊंगी। मैं चुपचाप घर से निकल गई और चची सो रही थी। मैं उसकी तरफ चल पड़ी। रास्ता तो मुझे उसने बताया ही था, लेकिन जब दूर से देखा
तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आस्थाना था और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। जब मैं आगे बढ़ी तो बहुत सारी औरतें भी थीं, और जब मैं थोड़ी देर तक उनके पास बैठी तो वो तारीफ़ भी कर रही थी, कह रही थी कि बड़ा ही अच्छा इंसान है, इसके कलाम में शिफा है। मेरी जान में जान आ गई और मैंने लाइन में लगना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसको तो पता ही था कि मैंने शाम में आना था। मेरे पास वक्त वैसे भी कम था। अगर ऐसा ही होता कि मेरी चची के जागने से पहले वापस आ जाती तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी सहूलत हो जानी थी। जब मैं अंदर गई तो मैंने उसे दूर से इशारा किया कि मैं हूँ। उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे बुला लिया। मैंने जाते ही कहा कि वक्त पर बात नहीं कर सकती। उसने बाकी सब लोगों को बाहर भेज दिया और मेरा हाथ पकड़ के कोई दम करने लगा और मेरी कलाई में एक धागा बांध दिया। उसके बाद उसने ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई। उसने एक छुरी लेकर मेरी उंगली पर हल्का सा जख्म लगा दिया और उसके बाद खून कपड़े से साफ करके उसे आग में जला दिया। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है, क्या कर दिया आपने, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू नहीं किया गया है, ये मैंने इसलिए किया था कि मैं पता लगा सकूं कि तुम पर जादू हुआ है या नहीं। उसने मुझे कहा कि अब मेरी बात को गौर से सुनो। मैं जिस जगह बैठा हूँ उसके साथ ही दर्जी की दुकान है और वहाँ पर एक बेंच रखा है औरतों के इंतज़ार करने के लिए। सिर्फ एक औरत बैठी तुम्हारे बारे में कोई बात कर रही थी और मैंने उस दिन देखा कि तुम उस औरत को देखकर पलट गई थी। वो औरत कौन है, क्या वो तुम्हारी चची है? मैंने उसे कहा कि हाँ वही मेरी चची है। उसने कहा कि वो जो बातें कर रही थी वो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल वो तुम्हारी शादी एक बूढ़े इंसान से करवाना चाहती है जिसके पास बहुत सारी दौलत है, और वो तुम्हारी चची को तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत देने वाला है, लेकिन वो पहले से 3 दफ़ा शादीशुदा है। मैं हैरान रह गई। पीर ने कहा कि मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, अगर तुम्हारा नाम माहीन है तो फिर तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। मैं हैरान परेशान रह गई और मुझे समझ आ गई कि मेरी चची दुनिया वालों के सामने ये सब कह रही थी कि उसको मेरी शादी नहीं करनी है, लेकिन दरअसल वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा ही करेंगी। मेरा और कोई भी नहीं है। एक मामू थे, वो भी मुल्क से बाहर चले गए। वो भी परेशान हो गया। मैंने रोना शुरू कर दिया। पीर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि ठीक है, फ़िलहाल मेरी बेटी के साथ मेरे घर चली जाओ, फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। मैंने कहा कि मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा कि हमारी पहचान के लिए यही काफ़ी है कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो और मैं भी मेरी बेटियां वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मैं पीर के घर चली गई तो उसकी 7 बेटियां थीं, सारी की सारी मेरी ही उम्र की थी। मैंने अपनी एक दोस्त को सब कुछ बता दिया। वो मुझसे मिलने के लिए आई और उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, अगर मेरी चची मुझे ढूंढती हुई आई तो सबसे पहले तुम्हारे घर आएगी, इसलिए मेरा यहीं पे रहना ठीक है। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। उस औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उस पीर के घर पे ही रहने लगी। उसकी बेटियां थीं तो वो बहुत जवान, लेकिन सारी ही मुनासिब शक्ल सूरत की थीं। फिर उसने कहा कि एक रिश्ता है जिनको तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। दरअसल ये एक आदमी था जिसके बेटे के लिए उसे लड़की चाहिए थी, लेकिन उसके बेटे की पहली बीवी इस दुनिया से जा चुकी है। वो लोग काफ़ी अमीर हैं। मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे दिल में हज़ारों सवाल भी थे कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, और वाकई ये शख्स अच्छा इंसान था जिसने मेरी मदद की और फिर निकाह करवा दिया। आज मैं अपने शौहर के साथ अपने घर में इज्जत से रहती हूँ। मेरे शौहर की शादी हो चुकी थी पर बीवी मर गई, इसलिए उसे कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मेरी पहले कोई शादी भी नहीं हुई। मैं बहुत खूबसूरत और उससे उम्र में भी 8 साल छोटी हूँ, इसलिए मुझे उसने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हूँ। मैंने उसको भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारी चची अगर यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। अब तुम मेरी बीवी हो, उसकी कुछ नहीं लगती।
इस बात को 6 महीने हो गए और मेरी चाची तक ये बात पहुंच गई। वो लोगों को यही कहती फिरती थी कि मैं घर से भाग गई हूँ अपने किसी आशिक के साथ। रिश्तेदारों को पहले से ही पता था कि वो मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, इसलिए कोई भी उसकी बातों को हवा नहीं देता था। वो कहती है कि मुझे इससे मिलना है किसी तरह, लेकिन मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती। और मेरे शौहर ने भी साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें उससे कभी मिलने नहीं दूंगा और ना ही उसके घर जाने दूंगा। तुम भी कभी जिद ना करना। मैंने अपने शौहर को कह दिया कि आज से मेरा सब कुछ आप हैं और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी चची के पास जाऊं। उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है और अभी जो मेरे साथ करने वाली थी कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। उसकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी मेरे साथ ऐसा करती? लेकिन ऊपर भी अल्लाह बैठा है जो इंसाफ करता है, और वाकई अल्लाह ने मेरे साथ बेहतरीन इंसाफ किया है। आज मैं एक शरीफ ख़ानदान की बहू हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदाए पैमान।